हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स ओके। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट्स ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा जो डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर 20 मॉड्यूल बी। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। द फेज 4 ऑफ पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो 4 फेजेस हैं इवॉल्वमेंट के, डेवलपमेंट के, तो इनमें हम अब 4th फेज को डिस्कस कर रहे हैं। और 4th फेज किस चीज़ को रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को, यानी जो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद। So this era begins in 2010 and continues to present day। तो ये जो ईरा है, ये जो फेज है, ये कब शुरू हुआ? 2010 के अंदर, और आज तक ये कंटिन्यू कर रहा है। GFC originated in United States mortgage market and had widespread impact on financial institutions worldwide, leading to insolvency of many banks। जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस था वो कहाँ अराइज हुआ? तो वो अराइज हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किस सेक्टर में ये अराइज हुआ? तो इट हैड अराइजन इन मॉर्टगेज मार्केट। मॉर्टगेज मार्केट मीन्स होम लोन सेगमेंट। तो होम लोन सेगमेंट के अंदर जो फाइनेंसिंग हुआ वो सब प्राइम एसेट्स का हुआ, यानी ऐसे लोन्स, ऐसे बोरोअर्स जिनका क्रेडिट वर्दीनेस, जिनका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा नहीं था, तो उन लोगों को फाइनेंस किया गया। तो जैसे ही फाइनेंशियल स्ट्रेस आया तो उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया, और जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो उनको फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस, सो दे वेंट बैंकरप्ट। तो वो बैंकरप्ट हो गए क्योंकि वो लोन पे नहीं कर पाई थी, और इसी कारण उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट बैंक्स थे, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, तो उनको उन्होंने इम्पैक्ट किया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे बैंक्स इवन दे हैड फेस्ड इंसॉल्वेंसी। तो ये था हमारा GFC का ओरिजिन। India was relatively less affected due to its limited exposure to affected economies। So उस समय 2010 के अंदर हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट था, इंडिया के जो ऊपर इम्पैक्ट था, वो रिलेटिवली लेस था। और उसके पीछे रीज़न था कि हमारा जो एक्सपोजर था अफेक्टेड इकोनॉमीज के अंदर, हमारा वो अफेक्टेड रिलेटिवली कम था। तो अगर हमारा एक्सपोजर आज की तरह होता तो पोजीशन अलग होती, लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपोजर एट दैट टाइम इट वाज लिमिटेड, हेंस हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ लेकिन इम्पैक्ट हमारे ऊपर लेस हुआ। ड्यूरिंग दिस फेज RBI implemented various measures to mitigate the risk arising from GFC। सो इसी पीरियड के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए और कई पॉलिसीज, कई मेजर्स इंप्लीमेंट किए ताकि जो रिस्क GFC के कारण हुआ उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके।
तो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सेवरल मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन मेजर्स में क्या क्या है? These measures included reducing policy rates, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio to boost liquidity in the banking system. तो इन मेजर को अगर हम देखते हैं तो इन मेजर का फोकस क्या था? बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को बूस्ट करना और कॉस्ट ऑफ फंड्स को रिड्यूस करना। तो यानी यहाँ पे पॉलिसी क्या फॉलो की गई? तो पॉलिसी फॉलो की गई कि जो आरबीआई का पॉलिसी रेट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉलिसी रेट को रिड्यूस करना ताकि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को लोन्स मिल सकें। सिमिलरली सीआरआर को रिड्यूस करना जो डायरेक्टली लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है। इसी प्रकार से एसएलआर को रिड्यूस करना जो डायरेक्टली लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है। इसकी जो रिडक्शन है, इसके कारण बैंकों के पास जो लैंडेबल फंड्स होते हैं, लैंडेबल फंड्स बैंकों के इंक्रीज कर जाते हैं। तो दैट मीन कि बैंक और लोन देने की क्षमता प्राप्त करते हैं इनके रिडक्शन के कारण। सो एक तरफ इनको रिड्यूस किया गया दोनों को ताकि बैंकों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। दूसरी तरफ पॉलिसी रेट को कम किया गया ताकि इंटरेस्ट रेट ओवरऑल कम रहे, तो जिससे बोरोर लोअर कॉस्ट के ऊपर बोरो कर सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो इम्प्रूव कर सकें या कंटिन्यू कर सकें। Additionally, efforts were made to attract foreign investment and restructure stressed accounts to stabilize the financial sector. इसके अलावा और क्या किया गया? कोशिश की गई कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आए और साथ में जो स्ट्रेस्ड लोन अकाउंट थे तो उनका रीस्ट्रक्चरिंग किया गया ताकि स्टेबलाइज किया जा सके फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये सारे के सारे मेजर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड इनिशिएट किए गए। सेवरल की डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के अंदर कई सारी डेवलपमेंट्स हुई, तो वो कौन कौन सी डेवलपमेंट्स थी उनको देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन initiatives were launched such as PM Jan Dhan Yojana, which aim to provide access to financial services for all, and JAM Trinity, that is Jan Dhan, Aadhaar and Mobile, इन तीनों का लिंकेज। सो ये लीवरेज किए गए टू एनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस। तो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया गया, इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ पे एम क्या था, पर्पस क्या था? पर्पस था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सभी को अवेलेबल करवाई जाए, पर्टिकुलरली दोज हु आर वेरी पुअर पीपल इन द सोसाइटी। एंड नॉट ओनली दैट, वो रीजन्स, वो लोकेशंस जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है, जिनको हम अनबैंक्ड एरियाज कहते हैं या अंडर बैंक्ड एरियाज कहते हैं। और इसमें अल्टीमेटली किस चीज़ को यूज़ किया गया? 3 चीज़ों को यूज़ किया गया जिसको हम कहते हैं JAM ट्रिनिटी। तो इसमें 3 चीज़ें कौन सी हैं? जनधन अकाउंट को आधार लिंकेज के साथ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस और मोबाइल को फॉर फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इनको लीवरेज किया गया फाइनेंशियल स्ट्रेस एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। देन डिफरेंशिएटेड बैंक्स, इसी पीरियड में डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्रिएट किए गए। डिफरेंशिएटेड बैंक में हमारे पास मेनली पेमेंट बैंक्स आते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं। तो इसी पीरियड में इन बैंकों को लाइसेंस दिए गए
और दैट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस भी था फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना, प्रमोट करना फाइनेंशियल डाइवर्सिटी को। तो ये पर्पस था। तो इसमें नए पेमेंट बैंक्स खोले गए, नए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खोले गए। Then PJ Nayak committee was formed to review governance of bank boards, assess strategies, growth, risk management and government ownership guidelines to enhance banking sector governance। तो इसके साथ ही पीजे नायक कमेटी का गठन किया गया। पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन किसको रिलेट करती हैं? वो रिलेट करती हैं बैंकों के अंदर जो गवर्नेंस है, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं, तो एम्फेसिस उसके ऊपर। और साथ में स्ट्रेटजीज को असेस करना, ग्रोथ को बढ़ावा देना, रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना और गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उसको रिड्यूस करना। तो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई ताकि बैंकों में जो गवर्नेंस है उसको एनहेंस किया जा सके, यानी गवर्नेंस को लेकर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जा सके। तो ये रोल था पीजे नायक कमेटी का। सो इसके बेसिस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की ऑन गवर्नेंस। देन ईज एजेंडा। सो ईज एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया गया टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें हेल्दी कंपटीशन और कोलैबोरेशन के ऊपर जोर दिया गया। तो ये फोकस था ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पर्पस था हेल्दी कंपटीशन लेकर के आना और एनकरेज करना कोलैबोरेशंस को। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी हम नोट कर लेंगे। सो ईज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ईज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एफिशिएंसी। तो इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का जो प्राइमरी पर्पस था वो था हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना। A significant consolidation of public sector banks took place, reducing number from 27 to 12, streamlining the banking sector। और कंसोलिडेट किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जिसमें नेशनलाइज्ड बैंकों को मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनको मर्ज किया गया। तो अल्टीमेटली फ्रॉम 27 नाउ वी आर लेफ्ट विद 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एंड 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स फोर्थ फेज की डेवलपमेंट्स हैं। और क्या डेवलपमेंट्स हुई फोर्थ फेज में? Insolvency and bankruptcy code was operationalized, providing framework for swift resolution of stress assets। सो जो बैंकों के बड़े बड़े नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। और इसने क्या प्रोवाइड किया? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। और फ्रेमवर्क में जो स्विफ्ट रेजोल्यूशन है, यानी इसमें टाइम रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई। फॉर एग्जांपल जो रिजॉल्व करना है तो मैक्सिमम पीरियड उसमें 270 डेज रखा गया। हर हालत में इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज। इस प्रकार के रूल उसमें फ्रेम किए गए और एक सेटअप क्रिएट किया गया। Initiatives were taken to establish NABFID, so National Bank for Financing Infrastructure and Development, इसको establish किया गया। और इसको establish किया गया for what purpose? अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए।
सो इंडिया में अपेक्स इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया गया। यानी नेफेड का जो फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंस के ऊपर। देन NARCL या बैड बैंक, तो इसको फॉर्म किया गया। सो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दैट इज NARCL, जिसको हम बैड बैंक भी कहते हैं, इसको फॉर्म किया गया। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कमर्शियल बैंकों से जो उनके इम्पेयर्ड एसेट्स हैं, यानी जो उनके बैड NPAs हैं, तो उन बैड NPAs को, जो बड़े बड़े बैड NPAs हैं, उनको टेक ओवर करना और फिर बैंकों को हेल्प करना इन रिकवरी। देन cooperative banks also brought under RBI supervision through amendment to Banking Regulation Act, enhancing regulatory oversight. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और पावर्स दी गई, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए। तो जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, जो रेगुलेटरी निगरानी है, तो उसको इंप्रूव किया गया थ्रू दिस। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹5 लाख। सो इसी पीरियड के दौरान जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज था, पर्टिकुलरली आफ्टर फेलियर ऑफ पंजाब महाराष्ट्र बैंक, तो उस कवर को इंक्रीज किया गया, 1 लाख से बढ़ा करके इसको 5 लाख किया गया, जो DICGC प्रोवाइड करता है। तो इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिया गया। Then significant reforms were introduced in payment and settlement space also. So अगर हम देखते हैं remittances वाले एरियाज को, पेमेंट एंड सेटलमेंट एरियाज को, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। इन सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स के अंदर हम क्या देखते हैं? UPI को इंट्रोड्यूस किया गया। सो फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया UPI बाय NPCI। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेफ्ट और RTGS सिस्टम, इसको भी राउंड द क्लॉक एनेबल किया गया। और इससे सभी कुछ का इम्पैक्ट क्या हुआ? एफिशिएंसी आई पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, सो इसकी लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज किया गया फ्रॉम 49% टू 74%। और उसका एडवांटेज ये रहा कि मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अट्रैक्टेड इन दिस इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया इसके कारण। तो फ्रेंड्स, ये रहे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू फोर्थ फेज ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज डिड पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ईरा बिगिन? तो वो पीरियड कौन सा था जिसमें पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो ईरा था, फेज था, वो शुरू हुआ? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है ये कौन सा फेज था। सो बहुत आसान सा आंसर है इसका, इट वाज फेज 4। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ GFC? जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसका प्राइमरी, उसका मेन कॉज क्या था? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं, बैंकों की इंसॉल्वेंसी, सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट्स, वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, या इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उसका प्राइमरी कॉज क्या था वो हमने बताना है। GFC का प्राइमरी कॉज,
सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर उसको यूज करें जो अभी हमने सीखा, जो आपने कॉपी में नोट किया। आई एम श्योर आप हर चीज कॉपी में नोट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट होता है। सब उसके बेसिस के ऊपर इसका आंसर प्रोवाइड करें। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट? क्या आंसर रहेगा उसके लिए? यस, क्विकली क्या आंसर बनता है? तो हमारा आंसर बनता है इसके अंदर बी, सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट था। मॉर्गेज मार्केट मीन्स होम लोन मार्केट एंड सब प्राइम मीन्स जो बेस्ट क्वालिटी बोरोर्स नहीं थे, लो क्रेडिटेटेड बोरोर्स थे, उनको जो होम लोन्स दिए गए। वाई वॉज इंडिया लेस अफेक्टेड बाई GFC कंपेयर टू अदर कंट्रीज? अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ तुलना करें तो इंडिया को GFC ने रिलेटिवली लेस अफेक्ट किया। तो उसके पीछे रीजन क्या था, वाई? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेगुलेशंस, नंबर 2 हाई एक्सपोजर टू अफेक्टेड इकोनॉमीज, लिमिटेड एक्सपोजर टू अफेक्टेड इकोनॉमीज, या रोबस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से पीछे रीजन क्या रहा, हम लेस अफेक्टेड हुए? सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, अगर हम कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया था उसको ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं तो इस आंसर को बहुत आसानी आप दे सकते हैं, आसानी से। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर बनता है लिमिटेड एक्सपोजर टू अफेक्टेड इकोनॉमीज। तो जो इकोनॉमीज अफेक्ट हुई थी उनके ऊपर हमारा एक्सपोजर लिमिटेड था। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। Next question, which of the following measures were implemented by RBI during phase 4 to mitigate risk arising from GFC? तो इस फेज के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन पॉलिसी रेट्स, रिडक्शन इन CRR एंड SLR, imposing higher tax on foreign investment, या encouraging merger between banks। तो इनमें कौन सा स्टेप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया? क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो आंसर हमारा बनता है यहाँ पे बी, CRR को SLR को रिड्यूस करना और पॉलिसी रेट्स को भी रिड्यूस करना, नॉट इंक्रीजिंग बट रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स। व्हाट वाज प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना एम्ड एट? PM जन धन योजना, इसका एम क्या है? तो इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग पॉलिसी रेट्स, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनहेंसिंग फाइनेंशियल एक्सेस फॉर ऑल, या स्टेबलाइजिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाट अपीयर्स टू बी द आंसर? PM जन धन योजना, व्हाट इज द पर्पस? इसका एम क्या है? इसका एम क्या था व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? द एम वॉज टू एनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस फॉर ऑल, सभी के लिए फाइनेंशियल एक्सेस को इंक्रीज करना। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नाचिकेत मोर कमेटी, which type of banks were licensed during 4th phase to promote financial diversity? सो नाचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर किस तरह के बैंक्स को लाइसेंस इशू किया गया 4th फेज के अंदर? तो ये थे नेशनलाइज्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, या फॉरेन बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आंसर? What is the answer for question number 6? सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा बनता है सी, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इसी का एक सप्ली क्वेश्चन है। पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को
हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बैंकों के तौर के ऊपर भी जानते हैं। वो पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी है? सो इन बैंकों को हम क्या कहते हैं? Any answer for that? तो it is a supplementary question, supply question. पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज पर्पस ऑफ फॉर्मिंग पीजे नायक कमेटी ड्यूरिंग फेज 4? फेज 4 के अंदर पीजे नायक कमेटी को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके पीछे पर्पस क्या था? वो किस चीज को रिलेट करके रिकमेंडेशंस दें? रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बैंक बोर्ड्स, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, या इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैब फिड। तो पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर बनता है टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बैंक बोर्ड्स। बैंक बोर्ड्स की गवर्नेंस को रिव्यू करना। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर देयर इन इंडिया आफ्टर सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन ड्यूरिंग फेज 4? फेज 4 के अंदर जो कंसोलिडेशन किया गया थ्रू मर्जर्स, तो उसके बाद कितने पब्लिक सेक्टर बैंक बचे? 5, 12, 27 या 74? सो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे? आंसर हमारा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के। तो हमारे पास रह गए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Which framework was operationalized during phase 4 to provide swift resolution of stressed assets? स्ट्रेस्ड एसेट को रिजॉल्व करने के लिए स्विफ्टली, क्विकली, तो कौन से फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज किया गया? नेफिड फ्रेमवर्क को, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को, या NARCL या बैड बैंक को? तो किसको ऑपरेशनलाइज किया गया? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 का? What is the answer for question number 9? So question number 9 के लिए आंसर बनता है insolvency and bankruptcy code. How was DICGC involved during phase 4 to protect depositors? So डिपॉजिटर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए DIC किस प्रकार से इन्वॉल्व थी फेज 4 के अंदर? इट प्रोवाइडेड हायर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, इट इंक्रीज्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, इट रिड्यूस्ड नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, या इट फैसिलिटेटेड FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। सो DIC किस प्रकार से इन्वॉल्व थी फेज 4 के अंदर रिफॉर्म्स में? तो इट इंक्रीज्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। Which reforms were introduced in payment and settlement space during 4th phase to improve payment transaction efficiency? तो कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए? इंट्रोडक्शन ऑफ नेवफिड, राउंड द क्लॉक नेफ्ट एंड RTGS सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ NARCL, या इंक्रीज इन FDI लिमिट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आंसर हमारा? सो यहां पे हमारा आंसर बनता है बी, राउंड द क्लॉक NEFT एंड RTGS सिस्टम। What is increased FDI limit in insurance sector during phase 4? Increased FDI limit कितनी है? 49%, 74%, 100% या केवल 25%? रिवाइज्ड FDI लिमिट क्या है, कितनी है?
सो आंसर हमारा बनता है नंबर बी। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर बनता है। फ्रेंड्स, अब हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लें। फ्री लाइव क्लास, इज इट एनफ टू पास दिस एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास दिस एग्जाम। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस को प्रिपेयर करना होता है, लेकिन फ्री लाइव क्लास में हम फुल सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। फुल सिलेबस को के थोड़े पार्ट को हम कवर कर पाते हैं, जो काफ़ी नहीं है पास करने के लिए। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए। IIBF की बुक्स को रीड करते समय अगर आप वहाँ से प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। पहला, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी क्या करें क्या छोड़ें। सो ये आपके सामने इशू आता होगा। सेकंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार दो बार पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाती, यानी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनमें हमारी क्लैरिटी नहीं हो पाती। थर्ड, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल नहीं होते इस किताबों के अंदर। तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, जिनमें आपको मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक को आप यूज़ करते हो तो हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत लार्ज नंबर्स में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपके फंडास को और क्लियर करते हैं। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम के जस्ट पास जा कर के मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो जिनके करने का बहुत एडवांटेज आपको मिलता है। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके स्टोर सेक्शन में चले जाएं और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। आज का सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम अवेलेबल होती रहें। इनके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर या हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में आप अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हो। हम इनको रीड करके आपको क्विकली इसका आंसर प्रोवाइड करके आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।